तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में शुरू हो चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे इस वर्ल्ड कप को। लेकिन जब मैं ये बोलूँ कि कतर में चल रहे इस फीफा वर्ल्ड कप को 6500 माइग्रेंट वर्कर्स के लाश के ऊपर खेला जा रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, आखिर 11,571 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई इस छोटी सी कंट्री को वर्ल्ड कप जैसी इतनी बड़ी इवेंट को होस्ट करने का मौका मिला तो मिला कैसे? कतर वो देश है जिसका जीडीपी इस वक्त $100 बिलियन के करीब है और ये भी जान लो कि उनका एक साल का बजट 5 से 55 बिलियन डॉलर्स का होता है। यानी कतर को जितना पैसा एक साल में चाहिए उससे तो वो दुगना कमा लेता है, इसीलिए कतर एक अमीर देश है। लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरह कतर को भी ये मालूम है कि ज़्यादा दिनों तक वो तेल बेचकर देश को नहीं चला सकते, इसीलिए कतर भी अब दुबई की तरह टूरिज्म और बाकी चीज़ों में अब फोकस करने लगा है। पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सबसे आसान रास्ता फुटबॉल ही है। 2018 में जब फीफा वर्ल्ड कप को रशिया होस्ट कर रही थी तब उस टाइम का व्यूअरशिप 3.6 बिलियन था, यानी आधी दुनिया उस वर्ल्ड कप को देख रही थी। और इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि व्यूअरशिप 5 बिलियन भी पहुंच सकती है। ये शो करता है कि कतर का प्लान काम तो कर गया। लेकिन मैं आपको समय में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब कतर वर्ल्ड कप होस्टिंग के लिए बिड कर रहा था तो उसके खिलाफ साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी बिड कर रहे थे और सबको यही लग रहा था कि इन तीनों में से ही किसी को होस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि कतर के पास होस्ट करने के लिए ना ही स्टेडियम्स थे और वहाँ की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा हाई है कि वहाँ प्लेयर्स भी तो नहीं खेल सकते। लेकिन यहीं पर ही कतर ने अपना सुपर पावर यूज किया। वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए 24 लोग वोट डालते हैं, जो कि दुनिया के 6 फेडरेशन में से आते हैं। जब 2010 में इसके लिए वोटिंग हुई तब 24 के बदले 22 मेंबर्स ही वोट डाले, क्योंकि 2 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब कतर का प्लान सिंपल था कि जितना हो सके उतना वोट खरीद लो। पहले कतर ने वोट खरीदने के लिए अफ्रीकन फुटबॉल को $15 लाख में डील पक्की कर ली। इसके बाद कतर के एमीर ब्राजील गए और प्रेसिडेंट लूला से मिले। कुछ टाइम बाद खबर आया कि कतर एयरवेज अब ब्राजील तक 3 फ्लाइट सर्विस शुरू कर देगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कतर के लिए अभी एक बड़ी चैलेंज यूईएफए कन्फेडरेशन को अपने जिब में करना, क्योंकि यूईएफए में रशिया, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल थे। इसके बाद यूईएफए के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट और कतर के अमीर के बेटे के बीच में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के बाद कतर एयरबस कंपनी के साथ एक डील साइन कर देता है और फ्रांस की फुटबॉल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को भी काफी ऊंचे दाम में खरीद लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ऐसे करते करते अपने खाते में 22 वोट्स जुटा लेते हैं। कतर को राइट्स मिलने के बाद 24 मेंबर्स में से 2 को डिस्क्वालीफाई और 16 मेंबर्स को फीफा में बैन कर दिया जाता है। जब पिछली बार रशिया ने इवेंट को होस्ट किया था तब $12 बिलियन और जब ब्राजील ने होस्ट किया था तब $15 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन कतर ने इस इवेंट के लिए $229 बिलियन खर्च किए हैं। कतर ने इन पैसों का इस्तेमाल 7 एयर कंडीशन स्टेडियम्स, 100 से भी ज्यादा होटल्स और मेट्रो नेटवर्क बनाने में खर्च कर दिए। जो चीज कतर ने अचीव किया है इसके लिए सिर्फ उनके पास 12 साल का वक्त था। ये सब स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए 30,000 वर्कर्स की जरूरत थी, जो कतर की 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी में घंटों लगातार काम कर सके। इसके लिए उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों से वर्कर्स को बुलाना शुरू किया और यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कतर पर यह इल्जाम आया कि इन वर्कर्स को बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक एक रूम में 8 से 10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा गया। किचन से लेके बाथरूम तक की हालत बहुत खराब थी और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इनको काम छोड़कर जाने की इजाजत भी नहीं थी, क्योंकि कतर ने कफाला सिस्टम के तहत इनको रिक्रूट किया था, जिसमें गरीब देशों से पहले लोगों को लेकर आते थे और यहाँ लाने के लिए भी 3 लाख की रिक्रूटिंग फी लेते थे। जो आदमी पहले ही गरीब होता है वो ज्यादा पैसों की उम्मीद लेकर एक लोन ले लेता है और इनकी फीस भर देता है और यहाँ फंस जाता है, क्योंकि कतर आने के लिए इसने इतना पैसा ले लिया है कि उधार चुकाने के लिए इसको इधर काम करना ही पड़ेगा। वो लोग घर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पासपोर्ट्स को भी एजेंट छीन के रख लेते हैं। इन सब के बाद उनको कई महीनों तक सैलरी भी नहीं देते, जिसकी वजह से वर्कर्स की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती थी। अगर इस स्थिति में जॉब छोड़कर चले जाएंगे तो उन्होंने अभी तक जितना कमाया है उन्हें वो भी नहीं मिलेगा और इसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी चली गई। लेकिन कतर की गवर्नमेंट ने ये माना ही नहीं
कि वर्कर्स की डेथ काम करने से हुई है। गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया क्योंकि जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उनके परिवार को पैसे देने ना पड़े। कतर में मरे हुए इन वर्कर्स की डेथ का रीजन हमेशा कोई नेचुरल कॉजेस या किसी भी तरीके का हार्ट फेलियर बता दिया जाता था और इन बॉडीज को कभी भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाता था। जो लोग इन स्टेडियम्स को बना के लौटे हैं उनकी इंटरव्यूज इस वक्त हर जगह है। जिस हिसाब से वो कतर के वर्क कंडीशन के बारे में बताते हैं ना, वो किसी को भी कतर के खिलाफ गुस्से से भर देगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कतर की इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद कतर जैसे कंट्री को कोई भी वर्ल्ड इवेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा कि नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।